अस्सलाम वालेकुम। विषय हिंदी, इयत्ता 10वीं, पाठ क्रमांक 5, अनोखे राष्ट्रपति। इस पाठ के हमने भाग 1 और एक भाग 2 देखा है। अब भाग तीसरा इंशाल्लाह इसमें हम ख़त्म कर देंगे। हमने देखा था कि जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र बाबू, इनकी पत्नी सहधर्मिणी ये जो है तो बाल वधू होने की वजह से और जमींदार की परंपरा थी कि सर नीचा करके घूंघट डालकर और एकासन में बैठना, इनकी वजह से उनकी जो है रीढ़ की हड्डी झुक गई थी और उसी वजह से उन्हें ठीक खड़े भी नहीं रहते आता था। यहाँ तक हमने देखा था बच्चों। अब अगले परिच्छेद हम देखते हैं। बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था कि वे सामान्य बालिकाओं के समान बहुत सादगी और संयम से रहे। और बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था कि वो सामान्य बालिकाओं जैसे बहुत सादगी के साथ रहे। वे खादी के कपड़े पहनती थी जिन्हें वे स्वयं ही धो लेती थी, और वो जो है खादी के कपड़े पहनती थी और खुद ही धो लिया करती थी। उनके साबुन तेल आदि का व्यय भी सीमित था। व्यय बोले तो खर्च, साबुन और तेल ये भी जो है वो कम खर्च किया करती थी। कमरे की सफाई, झाड़ पोछ, गुरुजनों की सेवा आदि भी उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। और कमरे की साफ सफाई, गुरुजनों की सेवा, ये सब उनका ये भी एक अध्ययन का, सीख का भाग था, अंग था। उस समय स्वतंत्रता संघर्ष के सैनिकों का गंतव्य जेल ही रहता था। गंतव्य, मंजिल, लक्ष्य। यानी उस समय जो स्वतंत्र संघर्ष होता था, उस वक्त जो सैनिक होते थे उनकी मंजिल, उनका लक्ष्य जेल ही हुआ करता था। अतः प्राय किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी विद्यापीठ के छात्रावास में आ उपस्थित होती थी। और बहन बोले तो बहन, यानी किसी की बहन, किसी की पत्नी और किसी की बेटी छात्रावास में जो है उपस्थित रहती थी। देश स्वतंत्र होने के उपरांत उनमें से कुछ दिल्ली चली गई और कुछ विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी विद्यालय में भर्ती हो गई। और देश स्वतंत्र हुआ था उस वक्त कुछ छात्राएं दिल्ली चली गई और कुछ विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी विद्यालय में भर्ती हो गई। केवल राजेंद्र बाबू अपवाद रहे, और सिर्फ राजेंद्र बाबू ही उस चीज़ के अपवाद रहे। उनके भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाने के उपरांत मुझे स्वयं उनकी पौत्रिया के संबंध में चिंता हुई, और उनके भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाने के उपरांत उन्हें जो है उनकी पौत्रिया जो थी उसकी चिंताएं हुई। उनका स्पष्ट उत्तर मिला
और उनका जो है स्पष्ट उत्तर मिला कि महादेवी बहन, दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है। और उन्होंने कहा कि महादेवी बहन, जो दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है, जबकि वो राष्ट्रपति है। फिर भी उन्होंने क्या कहा कि ये कुछ मेरा नहीं है। अहंकार से मेरी पौत्रिया का दिमाग खराब न हो जाए, तुम केवल इसकी चिंता करो। और ये जो मेरी पौत्रियाँ है, मैंने बताया कि उनको कितनी पौत्रियाँ थी, उसी के साथ साथ उनका अहंकार से दिमाग न खराब हो जाए कि हमारे दादा जो है राष्ट्रपति है, इससे उन्हें बचाए रखो, इस अहंकार से बचाए रखो और इसकी चिंता करो। वे जैसे रहती आई है उसी प्रकार रहेंगी, कर्तव्य विलास नहीं कर्मनिष्ठा है। और वो जिस तरीके से रहती आई है उसी तरीके से वो रहेंगी। उसकी सहधर्मिणी में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। और उनकी जो सहधर्मिणी थी, यानी जो पत्नी थी, बीवी थी, उनके अंदर भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। जब राष्ट्रपति भवन में उनके कमरे में संलग्न रसोई बन गया, तब वे दिल्ली गई और अंत तक स्वयं भोजन बनाकर सामान्य भारतीय गृहिणी के समान पति, परिवार तथा परिजनों को खिलाने के उपरांत स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। और राष्ट्रपति भवन में जब रसोई घर किचन बना तो वो संलग्न था, मिला हुआ रसोई घर था। और वे जब दिल्ली गई तब अंत तक भोजन बनाकर सामान्य भारतीय गृहिणी बोले तो घर काम करने वाली बीवी के समान पति, परिवार, परिजन, रिश्तेदार को खिलाने के बाद वो जो है इनको सभी को खाना खिलाने के बाद ही खाना खाया करती थी, जबकि वो राष्ट्रपति की घरवाली थी, मिसेस थी उनकी। उस विशाल भवन में यदि अपने अद्भुत आतिथ्य की बात न कहूँ तो कथा अधूरी रह जाएगी। और उस विशाल भवन में अपने अद्भुत आतिथ्य की बात न कहूँ तो ये कथा कैसी रह जाएगी, अधूरी रह जाएगी। बालिकाओं की दादी ने मुझे दिल्ली आने का विशेष निमंत्रण तो दिया ही, साथ ही प्रयाग से सिरकी से बने 1 दर्जन सूप लाने का भी आदेश किया। और बालिकाओं की दादी ने जो है दिल्ली आने का विशेष आमंत्रण भी दिया था, साथ ही प्रयाग से सिरकी से बने 1 दर्जन सूप लाने का भी आदेश दिया था कि 1 दर्जन सिरकी से बना हुआ सूप भी ले आए। उन्होंने बार बार आग्रह किया कि मैं उनके लिए इतना कष्ट अवश्य उठाऊं, क्योंकि फटकने पछोड़ने के लिए सिरकी के सूप बहुत अच्छे होते हैं, पर कोई उन्हें लाने वाला नहीं मिलता है। और सूप यानी पछोड़ने का सुपड़ा, जो बांबू की काड़ियों से बनता है। और यहाँ पर जिक्र है कि सलाइया से बना हुआ है। तो वो उन्होंने जो है फटकने पछोड़ने के लिए 1 दर्जन सूप लाने के लिए कहा। सूप यानी सुपड़ा, जो हर घर में मौजूद होता है। और शायद अभी तो
नज़र भी नहीं आता कहीं, मगर होगा किसी ना किसी के यहाँ पर होगा। प्रथम श्रेणी के डिब्बे में 12 सुपों के टांगने पर जो दृश्य उपस्थित हुआ उससे भी अधिक विचित्र दृश्य तब प्रत्यक्ष हुआ। यानी फर्स्ट क्लास के डिब्बे के अंदर 12 सुपों को टांगने पर जो दृश्य उपस्थित हुआ वो बहुत ही विचित्र था। कैसा था? विचित्र था। जब राष्ट्रपति भवन से आई बड़ी कार पर यह उपहार लादा गया, और जब राष्ट्रपति भवन से बड़ी कार आई और ये जो उपहार था, भेंट थी, ये लादा गया, गाड़ी पर रखा गया। राष्ट्रपति भवन के हर द्वार पर सलाम ठोकने वाले सिपाहियों की आंखें विस्मय से खुली रह गई, और राष्ट्रपति भवन के द्वार पर जो सलाम ठोकने वाले जो सिपाही थे, उनकी आंखें खुली रह गई कि ये क्या है, क्या ले जा रहे हैं। ऐसी भेंट लेकर कोई अतिथि न कभी वहाँ पहुँचा था न पहुँचेगा, पर भवन की तत्कालीन स्वामिनी ने मुझे अंक में भर लिया। और ऐसी उपहार, ऐसा भेंट लेकर न कोई पहुँचा था न कोई पहुँचेगा, और ये इन्होंने जो है अंक में भर लिया। राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मिणी सप्ताह में एक दिन अन्न नहीं ग्रहण करते थे, और राष्ट्रपति और उनके घरवाली ये सप्ताह में, हफ्ते में एक बार खाना नहीं खाया करते थे। संयोग से मैं उनके उपवास के दिन ही पहुंची, और अचानक वो जो है उनके उपवास रोज़े के वक्त ही वहाँ पर पहुंची। अतः उनकी यह जिज्ञासा स्वाभाविक थी कि मैं कैसा भोजन पसंद करूँगी, और उनकी ये जिज्ञासा थी कि ये जो है कैसा खाना खाएंगे, कैसा भोजन पसंद करेंगे। उपवास में भी आतिथेय का साथ देना उचित समझकर मैंने निरन्न भोजन की ही इच्छा प्रकट की। अतिथि देवो भवो, यानी मेहमान जो होता है वो देव के समान होता है, ऐसी एक कहावत है। उसी तरीके से उन्होंने ये सोचकर निरन्न, यानी अन्न बगैर, यानी कुछ न लिए बगैर, उन्होंने भी जो है उनके साथ निरन्न रहने की, यानी उपवास के जैसा ही रहने की इच्छा प्रकट की। फलाहार के साथ उत्तम खाद्य पदार्थों की कल्पना स्वाभाविक रहती। फलाहार यानी फलों का खाना, फल खाना उत्तम खाना है, अच्छा खाना है, स्वाभाविक रहती। सामान्यतः हमारा उपवास अन्य दिनों के भोजन की अपेक्षा अधिक व्यय साध्य हो जाता है, क्योंकि उस दिन हम भांति भांति के फल, मेवे, मिष्टान्न आदि एकत्र कर लेते हैं, और जिस वक्त वो उपवास रखते हैं तो अलग अलग तरीके के फल और अलग अलग तरीके के मिष्टान्न, बोले तो मिठाइयाँ, ये जो है एकत्र कर लेते हैं। मुझे आज भी वो संध्या नहीं भूलती जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मैंने सामान्य आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत केवल कुछ उबले आलू खाकर पारायण करते देखा है। और ये जो है कहते हैं कि भाई मैंने जो है वो दिन नहीं भूली कि जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति सामान्य आसन पर, देखा मैंने आपको पहले भी बताया था कि कहाँ बैठे हुए थे, 3 पहिए वाले बेंच पर, सामान्य आसन पर बैठकर उपवास के उपरांत केवल कुछ उबले आलू खाकर ही उन्होंने पारायण किया था। मुझे भी वही खाते देखकर उनकी दृष्टि में संतोष और ओठों पर बालकों जैसी सरल हंसी छलक उठी, और मुझे जो है वही उबले आलू खाते हुए देखकर ओठों पर बालक जैसी सरल हंसी उछल उठी, यानी उन्होंने मुस्कुराया आलू खाते हुए देखकर।
जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली और मन की सरल स्वच्छता ने उन्हें अजात शत्रु बना दिया। और जीवन के जो मूल्य होते हैं उसे परख करने वाली दृष्टि के कारण, नज़र से, उन्हें देश रत्न की, देश रत्न की उपाधि मिली कि ये जो क्या है, देश रत्न है, उपाधि मिली उन्हें। और मन की सरल स्वच्छता में उन्हें अजात शत्रु बना दिया। अनेक बार प्रश्न उठता है, क्या वह साचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र डलते हैं? और फिर वही बात कि जो राष्ट्रपति पहले थे वो साचा टूट गया जिसमें ऐसे अच्छे इंसान, अच्छे शख्स राष्ट्रपति बनते हैं, वो साचा ही टूट गया। अभी देख रहे हैं आप राष्ट्रपति कैसे आ रहे हैं। तो ये पाठ जो है आज हमारा मुकम्मल हुआ, पूरा हुआ। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में नए पाठ के साथ आपके जो बाकी बचे हुए पाठ हैं इंशाल्लाह वो भी मैं पूरे करूँगा। अल्लाह हाफिज़।